बच्चों आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? सम बेसिक कंसेप्ट या मोल कंसेप्ट। इस चैप्टर में मेनली दो बातें हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ क्या है लॉज। पहले हम लॉ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम मोल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आया समझ में? क्या हुआ? तो हम बता रहे थे आपको मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखा जाए तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैसे तो कुछ होता ही नहीं है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी होती है, बाद में हम बच्चों को बताते हैं हायर लेवल पे, यानी कि जब आप 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे या केमिस्ट्री में भी आगे जाके पढ़ोगे कि मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो बनाया जा सकता है ना खर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। लेकिन यहां पे केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन का अलग तरीके से हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोइन लेवोशियर। एंटोइन लेवोशियर, इनको हम मानते हैं रसायन विज्ञान का जनक, द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे कभी हम डिस्कस करेंगे इस बात को कि इन्हें हम द फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कंसीडर करते हैं। तो फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो खासकर केमिस्ट्री के कंटेक्स्ट में यूज होता है, वो इट वाज गिवन बाय एंटोइन लेवोशियर। और इसकी स्टेटमेंट क्या थी? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन is equal to total mass of product after reaction। जैसे हमने ये रिएक्शन लिखी है, NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। तो आपको बता देते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता होता, ये जो है ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। एरो के इस साइड रिएक्टेंट और इस साइड प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो अब सपोज करो आपको, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें बताएं, आपको क्वेश्चन में दे रखा है मास NaCl का दैट इज 5.85 ग्राम, और हमको दे रखा मास ऑफ AgNO3 that is 17 gram. Let it mass of AgCl is 14.35 ग्राम, और आपको कह दिया जाए कि मास ऑफ NO3 निकालो, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे? मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ AgCl प्लस मास ऑफ NaNO3। मास ऑफ NaCl कितना दे रखा? 5.85 ग्राम। मास ऑफ AgNO3 कितना गिवन है? मास 17 इज इक्वल टू मास ऑफ AgCl कितना गिवन है? 14.35 ग्राम। और हमें क्या निकालना है? मास ऑफ NaNO3, और मास ऑफ NaNO3 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22.585 माइनस 14.35। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8.5 ग्राम। तो मैंने आपको जो केमिस्ट्री के कंटेक्स्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास यूज होता है, वो मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि इसका मास एक रिएक्शन में और इसका मास किसके बराबर है? इसका मास और इसका मास, इन दोनों का मास इन दोनों के मास के बराबर है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये आप नोट कर लेना बाद में आराम से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिएगा, देखिए, एक मिनट लगेगा, ये देखो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये इट वाज गिवन बाय जे एल प्रोस्ट, PROUST। वैसे देखा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि ये लॉ किसने गिवन है किसने नहीं, पर थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किसने दिया। डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट यानी फिक्स, डेफिनेट का मतलब क्या है, फिक्स। तो ये लॉ कहता है अ केमिकल कंपाउंड is found to be made up of same element and their ratio by weight is fixed। अब मतलब क्या है इस बात का, थोड़ा ध्यान से समझो कि सपोज करो हम बात कर रहे हैं कोई भी केमिकल कंपाउंड की, हमने बात करी H2O की। H2O का जो भी सोर्स है, वट एवर द सोर्स ऑफ H2O का सोर्स कुछ भी हो सकता है। H2O का सोर्स मतलब जैसे हम कहें कि H2O चाहे फरीदाबाद में है, चाहे वो यूपी में है, चाहे वो रशिया में है, चाहे वो मार्स है, वो कहीं भी है, वट एवर द सोर्स ऑफ H2O का जो भी सोर्स है कहीं पे भी मिलेगा, तो पानी जो बनेगा वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि पानी का सोर्स जो भी है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, 2 तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन। ये तो एटम का रेशियो है। और बाय वेट इज फिक्स का मतलब है, अगर जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास था 16, तो 2:16 दैट इज 1:8। यानी वट एवर द सोर्स ऑफ H2O का जो भी सोर्स है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय वेट रेशो वो क्या आएगा 1:8। आप कहीं से भी पानी ले, उसमें हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास का रेशो और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का, सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, और कोई एग्जांपल ले लो। जैसे हम बात करें CO2 का मास, कार्बन का मास कितना 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, 2 ऑक्सीजन इस वजह से 32 हो गया, रेशो क्या आ जाएगा 3:8। वट एवर द सोर्स ऑफ CO2 का सोर्स कुछ भी, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, CO2 का जो भी सोर्स होगा उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशो है वो 3:8 आए। वट एवर द सोर्स ऑफ CO2 के सोर्स जो भी हो उसमें जो रेशो आएगा कार्बन और ऑक्सीजन का बाय वेट इज 3:8, और बाय एटम क्या आएगा 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। जो भी सोर्स इस पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को थोड़ा सा आराम से, ध्यान से, प्यार से समझने की जरूरत है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से क्या है, व्हेन two element combine to form 2 or more compound, then weight of one element which combine with fixed weight of other bear a simple ratio। मतलब क्या है, मतलब ये है, इधर ध्यान दो, मतलब ये है कि तो हम बता रहे थे कि जैसे 2 एलिमेंट है, हम बहुत एग्जांपल लेके चलते हैं, 2-3 एग्जांपल के साथ समझाएंगे, एक एग्जांपल से ये क्लियर नहीं होता। जैसे कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके 2 कंपाउंड बनाए, एक में कार्बन CO और एक CO2, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कार्बन का वेट फिक्स कर दें, यहाँ पे कार्बन का वेट 12 ग्राम मान लिया, तो 12 ग्राम के साथ ऑक्सीजन कितना है 16, यही 12 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 12 ग्राम कार्बन के साथ ऑक्सीजन कितना है 32। अगर यहाँ पे हमने कार्बन का, इन दोनों में कार्बन का वेट फिक्स कर दिया,
तो यहाँ ऑक्सीजन का रेशियो क्या निकल के आ रहा है 1:2। नहीं समझ में आया कि अगर हम एक कार्बन, हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि कार्बन का, अब जैसे इसी एग्जांपल को लेके चलो CO एंड CO2, या ऑक्सीजन का फिक्स कर दो, ऑक्सीजन का आप देखो 16 फिक्स कर दो, या ऑक्सीजन का 32 फिक्स कर दो, मतलब यहाँ पे एक का हमें फिक्स करना पड़ेगा। अगर हमने 16 फिक्स करा, यहाँ 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना है कार्बन 12, यहाँ 32 के साथ 12 है, अगर 32 के बाद 12 है तो 16 के साथ कितना आएगा, क्योंकि हमने कितना फिक्स करा है ऑक्सीजन का फिक्स करा 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना 32, लेकिन अगर 16 होता तो कार्बन कितना होता 6, तो रेशियो क्या आया 2:1। यानी कि हमें यहाँ पर एक का, यहाँ पे हमने कार्बन का फिक्स करा था और ऑक्सीजन का देखा तो 1:2। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का 16 फिक्स करा, अच्छा 16 भी फिक्स कर सकते हैं, 32 भी फिक्स करके देख लो, अगर आप 32 फिक्स करोगे उससे भी आंसर आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से हम यहाँ पे आपको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि जो अगर हम, जैसे हम एक वेल नोन एग्जांपल है नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, जैसे नाइट्रोजन में ऑक्सीजन N2O, N2O3, N2O4 और N2O5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नाइट्रोजन का फिक्स कर लेंगे, नाइट्रोजन का फिक्स कर लिया, नाइट्रोजन का कितना फिक्स कर लिया, नाइट्रोजन का फिक्स कर लो कितना 28, जरूर नहीं कि 28 ही लेना है, आप 16 भी ले सकते हो, नहीं समझ में आया, सॉरी 14 भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। अब हम देखेंगे कि इन पांचों कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन 28 है तो ऑक्सीजन कितना है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 28, तो 28 के साथ ऑक्सीजन कितना है 16, यहाँ नाइट्रोजन कितना 14, अच्छा 14 के साथ 16 है तो 28 के साथ कितना आ जाएगा 32, यहाँ 28 के साथ ऑलरेडी कितना है 48, यहाँ 28 के साथ ऑलरेडी कितना है 64, यहाँ 28 के साथ ऑलरेडी कितना है 80। अब ऑक्सीजन का जो रेशियो क्या आ रहा है 1:2:3:4:5। हमें आप यहाँ पे नाइट्रोजन का 28 फिक्स करा है, आप 14 भी फिक्स कर सकते हो, और 14 जब फिक्स करोगे तभी भी आंसर, तभी भी हम देखेंगे कि ऑक्सीजन, देखो टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने इतने सारे कंपाउंड बनाए। अब द वेट ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स वेट ऑफ अदर, हम क्या करेंगे एक एलिमेंट का वेट क्या कर देंगे फिक्स, एक एलिमेंट यहां पे फिक्स करा हमने नाइट्रोजन, हमने किसको फिक्स करा, किसको फिक्स करा नाइट्रोजन को, हमने किसको फिक्स करा नाइट्रोजन को, ठीक है नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन फिक्स वेट के साथ कितना कंबाइन हो रहा है पांचों में। यहां पे हमने देखा ऑक्सीजन, हमने नाइट्रोजन का फिक्स करा 28 और देखा 28 नाइट्रोजन के साथ इन कंपाउंड में कितना ऑक्सीजन है, 28 नाइट्रोजन के साथ इन पांचों कंपाउंड में क्या है कितना नाइट्रोजन, 28 नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन फिक्स, तो हमें क्या करना है 28 नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को देखना है, 28 के साथ 16, 14 के साथ 16, तो 28 के साथ 32, 28 के साथ 28 ही क्यों लिए, आप कुछ भी ले सकते हो, 14 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, इवन 1 भी ले सकते हो। अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन के साथ देखोगे तो भी ऑक्सीजन का रेशो 1:2:3:4:5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट लॉ है गेल-ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप इसे आराम से प्यार से समझिए कि जैसे ये कह रहा है कि ये एक रिएक्शन दे दिया, ठीक है, ये क्या दे दिया आपको रिएक्शन दे दी, ठीक है। और तो हम बता रहे थे कि जैसे मैंने अब इसकी डेफिनेशन लिख दी है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जब गैसेस कंबाइंड होती हैं किसी रिएक्शन में और प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे सपोज फ्रॉम कह रहे हैं H2, हालांकि लिक्विड स्टेट में होता है, ये मान के चलते हैं ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में। व्हेन गैसेस कंबाइंड और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है गैसेस कंबाइन हो रही है, गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम,
ये जो है गैसेस जो है आपस में जो रिएक्ट करती हैं, ये इनके जो वॉल्यूम का जो रेशो है वो सिंपल होगा, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, बशर्ते है कि इन सबका प्रेशर और टेम्परेचर, यानी इन तीनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो ये सिंपल वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगी और उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, सिंपल रेशो में रिएक्ट करेंगे। इनके वॉल्यूम का रेशो सिंपल होगा, इनके वॉल्यूम का रेशो क्या होगा, सिंपल होगा। इनके द्वारा बोल रहा हूं, इनके बट इसमें कंडीशन है कि इन तीनों का प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि इनके प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, तो वॉल्यूम का रेशो सिंपल होगा। और वॉल्यूम का रेशो किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, ये जो लगा हुआ है 2, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ क्या है 2। जैसे यहाँ पे अगर इसका 2 ml है हाइड्रोजन का वॉल्यूम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा 1 ml, और इनके रिएक्ट करने के बाद जब ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो H2O जो प्रोड्यूस होगा वो 2 ml होगा। समझ आया? अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 ml 1 ml ये तो 3 ml होना चाहिए, नहीं वो नहीं। अगर प्रेशर और टेम्परेचर तीनों का सेम है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो पानी बन रहा है इनका जो रेशो है, इनके वॉल्यूम का रेशो, इनके वॉल्यूम की यूनिट क्या है ml, इनके वॉल्यूम का जो रेशो होगा वो 2:1:2 होगा। या आपने सपोज करो और कोई एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें गैसेस रिएक्ट कर रही है, जिसमें क्या रिएक्ट कर रही है, गैसेस, और गैसेस ही प्रोड्यूस हो रही है। जैसे हम मान के चले, एक और एग्जांपल लेके चलो, जैसे ये लेके चल रहे हैं हम 2C2H6 ये गैस है, प्लस O2 4CO2 और 6H2O। हम ये मान के चलते हैं कि ये H2O ये गैसीय स्टेट में, तो गैसीय स्टेट में जब ये रिएक्ट करेंगे तो इनका जो रेशो होगा वो होगा 2:1, और जो ये प्रोड्यूस होंगी तो उसमें रेशो होगा 4:6। जैसे अगर ये सपोज करो हम कह रहे हैं 200 ml है, तो ये कितना होगा 100 ml, और रिएक्शन के बाद ये कितना बनेगा 400 ml, और ये कितना बनेगा 600 ml। लेकिन यहां पे हम एक और कंडीशन लगाते हैं, वो कंडीशन क्या है कि यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम है, तभी वॉल्यूम का रेशो क्या आएगा, सिंपल आएगा। अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम का रेशो क्या आएगा, सिंपल, और सिंपल रेशो क्या होगा 2:1:4:6। ये रिएक्शन से पहले और ये रिएक्शन के बाद। अरे आया समझ में? ठीक है, लास्ट है एवोगैड्रो लॉ। ये तो सिंपल है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ molecule at same temperature and pressure। मतलब यहां पे एक गैस है A, एक गैस है B। जैसे यहां पे गैस ले लिया सपोज CO2, यहां ले लो O2, SO2 और O2। अगर इनका वॉल्यूम सेम है, इनका टेम्परेचर सेम है, इन दोनों का, इनका प्रेशर सेम है, तीनों का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सेम हो तो क्या होगा, मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम। अगर टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम सेम है तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ओवरऑल एवोगैड्रो को हम कह सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी है, वो उसका बाद हम आगे बात डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे ये है इक्वल वॉल्यूम। अगर दो गैस हैं, उनके वॉल्यूम सेम है, उनका प्रेशर सेम है, उनका टेम्परेचर सेम है, तो उनके मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। तो बच्चों ये हमने आपको केमिस्ट्री में जो 5 बेसिक लॉ है वो आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मोल कंसेप्ट प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।